हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि शिक्षा का इतिहास क्या है। हमने यहाँ पे सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन की सीरीज भी बीच में शुरू कर दी है और हमारे नगरीय समाजशास्त्र की सीरीज भी अभी चल रही है, अर्बन सोशियोलॉजी की, और सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, धर्म के समाजशास्त्र की सीरीज पूरी हो चुकी है। इन सब के लिंक जो है आपको प्ले लिस्ट के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगी मैं। और ऑनलाइन गाइस वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा बातें ना करते वीडियो की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है कि नगरीय समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ, ग्रोथ कैसे हुई अर्बन सोशियोलॉजी की। ये कुछ पार्ट्स में है वीडियो, कुछ पार्ट्स में डालेंगे क्योंकि वीडियो लॉन्ग है, ठीक है। इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, इंपॉर्टेंट ही हम इन सब सीरीज में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर कर रहे हैं। तो आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ और वीडियोस को लाइक और शेयर करते जाइए। और ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं एमए और बीए सोशियोलॉजी के लिए, और पर्सनली ऑनलाइन क्लासेस है कि मतलब इसमें एक पर्सन को ही अच्छे से क्लियर से समझाया जाएगा, कोई ग्रुप में क्लासेस नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसका नंबर जो है फ़ोन नंबर व्हाट्सअप का वो आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में कहीं मिलेगा। और टेलीग्राम लिंक पे आप मुझे मैसेज भी भेज सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस के लिए, और वो फ्री नहीं है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि नगरीय समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ है। टॉपिक वाइज भी मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस दे सकती हूँ कि अगर आपको एक टॉपिक कोई समझ नहीं आ रहा, उसको ही आपको अच्छे से समझना है, तो उसके लिए भी ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है, ठीक है। तो ज़्यादातर मैंने एक सीरीज बनाई है जिसमें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है, एमए सोशियोलॉजी के, तो उसके लिए भी ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं जाके, ठीक है। आप ज़्यादा बातें ना करते वीडियो की तरफ चलते हैं, नगरीय समाजशास्त्र का विकास देख लेते हैं। तो सबसे पहले नगरीय समाजशास्त्र के विकास में हमारा आता है शिकागो संप्रदाय, जो कि आपने पहले भी मेरी वीडियोस देखी होगी। मैंने आपको उसमें बताया था कि शिकागो संप्रदाय क्या था। शिकागो स्कूल, जहाँ पर रॉबर्ट ई पार्क ने मानव परिस्थितिकी का अध्ययन किया था, ह्यूमन इकोलॉजी का। तो पहले अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो उन्हें जरूर जाके देखें, ठीक है। अब हम देख लेते हैं शिकागो संप्रदाय, शिकागो स्कूल। तो ग्रोथ ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी क्या है, कहाँ से शुरू होती है? शिकागो संप्रदाय से शुरू होती है नगरीय समाजशास्त्र का विकास। इस वीडियो को हम पार्ट्स में बांटेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट 1 है। नगरीय समाजशास्त्र का उद्गम शिकागो संप्रदाय से जोड़ा जा सकता है। तो नगरीय समाजशास्त्र है, उसका उद्गम कैसे जोड़ा जा सकता है? शिकागो संप्रदाय से जोड़ा जा सकता है। अमेरिकी समाजशास्त्र में 1920 और 1930 के दशकों के दौरान शिकागो विश्वविद्यालय में किए गए अध्ययनों से नगरीय समाजशास्त्र के लिए सैद्धांतिक आधार विकसित हुआ। जो अमेरिकी समाजशास्त्र है उसमें 1920 और 1930 के अध्ययन दशकों के दौरान शिकागो विश्वविद्यालय में जो अध्ययन किए गए, उससे नगरीय समाजशास्त्र का उद्भव आधार जो है विकसित होने लगा, कि नगरीय समाजशास्त्र सुनने में आया। नगरीय समाजशास्त्र के विकास में निम्न का महत्वपूर्ण योगदान है, ये नाम जरूर याद रखना है आपको, हम इन चारों के बारे में पढ़ेंगे। अर्नेस्ट डब्ल्यू बर्गेस, इन सबके हमने मॉडल्स भी पढ़े जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मॉडल्स भी आप जरूर जाके देखें, ठीक है, कि सबके मॉडल्स मैंने आपको पता ही है डाल रखे हैं, वीडियोस है उस पर। नगरीय समाजशास्त्र के विकास में किस किस का योगदान है? रॉबर्ट ई पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट, लुई विर्थ, अर्नेस्ट डब्ल्यू बर्गेस और आर.डी. मैकेंजी, ठीक है। तो इन्हें शिकागो संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, दुर्खिम जैसे समाज चिंतकों के सिद्धांतिक निरूपण ने नगरों या नगरीय केंद्रों पर ध्यान केंद्रित किया था। तो इन लोगों ने जो है नगरों के नगरीय केंद्रों पर ध्यान विकसित किया, ठीक है, केंद्रित किया, सॉरी। तो अमेरिका ने समाजशास्त्र का पहला विभाग वर्ष 1892 में शिकागो विश्वविद्यालय में शुरू किया गया था। जो अमेरिका में समाजशास्त्र का जो पहला विभाग था, आप देख रहे हैं यहाँ पर समाजशास्त्र लिखा है, नगरीय समाजशास्त्र नहीं लिखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये सोशियोलॉजी की बात हो रही है, ठीक है। तो अमेरिका में समाजशास्त्र का पहला विभाग 1892 में बना था, लेकिन हमारे इधर कब बना था? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, याद हो तो आपको, मैंने आपको ये भी बताया था फादर ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी कौन है, ठीक है। मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि इंडिया में समाजशास्त्र का विभाग, समाजशास्त्र की शुरुआत कब हुई, मतलब समाजशास्त्र कब पढ़ाने लगे, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। लेकिन अमेरिका में 1892 में ही ये शुरू हो गया था और 1920 और 1930 तक उनका नगरीय समाजशास्त्र भी बन गया था, ठीक है। तो आप देख लेते हैं कि नगरीय समाजशास्त्र के जन्म का शिकागो नगर के विस्तार के साथ बहुत ही गहरा संबंध था, क्योंकि वो जो नगरीय समाजशास्त्र था वो शिकागो नगर पे ही बेस था। उन्होंने शिकागो नगर का अध्ययन करके ही नगरीय समाजशास्त्र का विकास किया था, ठीक है। तो 19वीं शताब्दी में इस नगर का तीव्र गति से वाणिज्यीकरण हो रहा था, औद्योगिकरण हो रहा था। तो नगर की जब तीव्र गति से वृद्धि हुई तो शिकागो समाजशास्त्रियों का अध्ययन का ये मुख्य केंद्र बना, कि जैसे जैसे फटाफट वृद्धि होने लगी, बड़ी स्पीड से उनकी गति बढ़ने लगी वृद्धि की, तो उन्होंने तो
तीव्र गति में से उनकी वृद्धि होने लगी तो ये अध्ययन का मुख्य केंद्र बना। 1920 के दशक तक शिकागो संप्रदाय ने यह पाया कि प्राकृतिक क्षेत्रों का महत्वपूर्ण रूप से दो पहलुओं में विभाजन किया जाए, एक तो स्थानिक पैटर्न हो गया और सांस्कृतिक जीवन। तो उन्होंने ये पाया कि 1920 तक आता है कि शिकागो संप्रदाय में जो प्राकृतिक क्षेत्र है उनको दो पहलुओं में बांट दिया, एक स्थानिक पैटर्न में और एक सांस्कृतिक जीवन में। तो ये हमने देखा कि नगरीय समाजशास्त्र का विकास शिकागो संप्रदाय से कैसे शुरू हुआ। अब हम देखेंगे कि नगरीय मानव परिस्थितिकी का अध्ययन की स्टडीज इन अर्बन ह्यूमन इकोलॉजी कैसे स्टडी देखेंगे कैसे नगरीय मानव परिस्थितिकी का अध्ययन किया गया। ठीक है, तो मानव परिस्थितिकी के सिद्धांत को नगर का पहला प्रणालीबद्ध सिद्धांत कहा जाता है। ये जरूर याद रखना कि जो मानव परिस्थितिकी का सिद्धांत है, मतलब ये मानव परिस्थितिकी का जो सिद्धांत है उसको हम प्रणालीबद्ध सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, यह पहला समग्र नगरीय समाज सिद्धांत था। ये सबसे पहला नगरीय समाज सिद्धांत था। पारिस्थितिकी आपको मैंने पहले भी बताया था, पहले भी वीडियोस मैंने इसमें बताई है कि पारिस्थितिकी क्या है। पारिस्थितिकी एक विज्ञान है जो जीव और पर्यावरण के बीच संबंध का अध्ययन करता है, जो कि लिविंग थिंग्स और इन्वायरमेंट के बीच जो भी रिलेशन है उस पर अध्ययन करता है। ठीक है, तो रॉबर्ट ई पार्क ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इस सिद्धांत को मानव परिस्थितिकी के सिद्धांत को किसने बनाया था? रॉबर्ट ई पार्क ने। ठीक है, ये याद रखना, रॉबर्ट ई पार्क। तो मानव परिस्थितिकी मतलब कि किस तरह मानव आबादी अपने नगरीय पर्यावरण के साथ अनुकूलन करती है। तो मानव परिस्थितिकी का मतलब होगा कि कैसे मानव जो है अपनी आबादी के साथ, अपने नगरीय पर्यावरण के साथ, मानव कैसे पर्यावरण के साथ अपने को लेकर चलता है। ठीक है, तो शिकागो संप्रदाय में रॉबर्ट ई पार्क हो गया, आर डी मैकेंजी हो गया, एन.एस.डब्ल्यू. वर्गीस मानव परिस्थितिकी के सब समर्थक थे, जो जिनका नाम हमने पहले भी पढ़ा है। तो पार्क और मैकेंजी नगर को स्वयं उसी के कानूनों से उत्पन्न स्थान में एक बाह्य रूप से संगठित इकाई का निरूपण मानते हैं। तो पार्क और मैकेंजी जो थे वो नगर को क्या मानते थे कि वो खुद कानूनों से उत्पन्न स्थान है जहाँ पे कानूनों को लागू किया जाता है। ठीक है, मतलब अत्यधिक कानून पाए जाते हैं वहाँ। बर्गस ने नगर के भौतिक विस्तार और स्थान में विभेदीकरण की दृष्टि से इसकी वृद्धि को देखा। तो बर्गस ने कैसे देखा कि कैसे कैसे स्थान में विभेदीकरण हो रहा है, कि ये स्थान को उसमें बांट दिया। अगर आपने पीछे वीडियोस देखी हो, मॉडल्स देखे हो, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे स्थानों को बांटा गया था। तो बर्गस ने नगर के भौतिक विस्तार और स्थान में विभेदीकरण की दृष्टि की वृद्धि को देखा। तो जो रॉल्फ थ्रॉन्गसिंग थे 1969 ने पारिस्थितिकी मॉडलों को स्थानिक, प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक में वर्गीकृत किया। जो हम पारिस्थितिकी मॉडल देखे थे हमने, उनको किस किस में बांटा? रॉल्फ थ्रॉन्गसिंग ने 1969 में किस में बांटा उसको? एक तो प्राकृतिक और सामाजिक और आर्थिक में वर्गीकृत किया। ठीक है, अब हम इस वीडियो में देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रॉबर्ट ई पार्क का जो मानव परिस्थितिकी सिद्धांत था वो क्या कहता है। जो ह्यूमन इकोलॉजिकल थ्योरी थी रॉबर्ट ई पार्क की, वो हम इसमें देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिएगा। तो रॉबर्ट ई पार्क ने सर्वप्रथम प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग किया। तो उन्होंने क्या किया? प्राकृतिक विज्ञान जो कि हमारा नेचुरल जो था उनकी सिद्धांतों का प्रयोग किया। तो पारिस्थितिकी की परिभाषा उन्होंने क्या दी थी? जीव विज्ञान का वह स्थान जो वनस्पति और जीव जिस रूप में प्रकृति में विद्यमान है पर विचार करता है और उनकी अंतर्निर्भरता तथा प्रत्येक किस्म और इकाई की उसके पर्यावरण के साथ संबंध का अध्ययन करता है। तो हमने पहले भी पढ़ा था पारिस्थितिकी क्या होता है, जो कि जीवों का और पर्यावरण के बीच का अध्ययन करता है, उनके संबंध बनाता है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि लिविंग थिंग्स और इन्वायरमेंट के बीच जो आपस में रिलेशन है उसको हम पारिस्थितिकी कहते हैं। तो यही कह रहे हैं कि जीव विज्ञान का वो स्थान है जहाँ पे वनस्पति और जीव जो है आपस में प्रकृति में विद्यमान है और आपस में एक दूसरे को लेकर चलते हैं, क्योंकि आत्मनिर्भर होते हैं। ठीक है, तो पार्क ने प्राकृतिक पर्यावरण में वनस्पति समुदाय और नगरों के अंदर प्राकृतिक क्षेत्र को अभ्युदय जहाँ नगरीय पर्यावरण के एक ही प्रकार के सामाजिक घटक एकत्र थे के बीच अनुरूपता देखा। तो जो पार्क थे उन्होंने प्राकृतिक पर्यावरण में किसको देखा? वनस्पति समुदायों और नगरों के अंदर प्राकृतिक क्षेत्र को का अभ्युदय देखा कि कैसे कैसे प्राकृतिक क्षेत्र जो है बढ़ते जा रहे हैं। जो नगर जो है पर्यावरण से जुड़ के नगर में भी पर्यावरण को महत्व दिया जा रहा है। तो प्रत्येक प्राकृतिक क्षेत्र या समुदाय में कार्यों की एकता देखी जा सकती है। उन्होंने देखा कि प्राकृतिक क्षेत्र और समुदाय में कार्यों की एकता देखी गई है। कार्यों की एकता देखी गई, उनकी कार्यात्मक एकता के साथ साथ नैतिक एकता भी देखी गई है कि लोग जो हैं ज़्यादातर पर्यावरण का भी ध्यान रख रहे हैं, पौधे उगा रहे हैं, नगर को सुंदर बना रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या कहा है उन्होंने कि नैतिक एकता भी उत्पन्न होती है। प्रत्येक क्षेत्र को कुछ हद तक उस क्षेत्र में प्रचलित मूल्य और व्यवहार के मानदंडों की दृष्टि से विशिष्ट बनाता है। जो वहाँ पे मूल्य और व्यवहार यूज़ किए जाते हैं, मानदंड यूज़ किए जाते हैं, उसके हिसाब से
जो भी वहाँ का क्षेत्र था उसको विशिष्ट बनाया जा रहा था, उसकी दृष्टि में मतलब वो अलग ही बन रहा था। क्योंकि ये नहीं है कि रॉबर्ट ई पार्क का जो मानव पारिस्थितिकी सिद्धांत था उसमें सबसे ज़्यादा नेचुरल चीज़ों को ही बल दिया गया था, ठीक है। तो वो क्या है, नेचर को ही ज़्यादा बल दिया गया था। तो उसमें क्या कह रहे हैं कि नगरों में भी नेचर को ज़्यादा बल दिया गया, पौधे उगाए गए, सुंदर बनाया गया, हरियाली थी हर जगह। तो पार्क के मानव पारिस्थितिकी का सिद्धांत का उद्गम दुर्खिम के श्रम विभाजन सिद्धांत और डार्विन के विकासवादी सिद्धांत से आया है। तो जो पार्क का मानव विकास सिद्धांत था वो किस पे बेस्ड था, दुर्खिम के सिद्धांत पे और डार्विन के विकासवादी सिद्धांत से, ठीक है। तो अब हम इसमें दुर्खिम का सिद्धांत भी पढ़ेंगे और डार्विन का सिद्धांत भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो दुर्खिम ने तर्क दिया कि संकेंद्रित बनावटों में बड़ी संख्या में लोगों के समुच्चय से जटिल श्रम विभाजन की आवश्यकता पड़ती है और उसका ये परीक्षण की समाज में विशेषीकृत नगरवासियों के पूरक संपूर्णांग में पुनः एकीकरण की आवश्यकता ने मानव आबादी की परिस्थिति की अंतर्निर्भरता के सिद्धांत का नियम प्रदान किए। तो जो दुर्खिम का श्रम विभाजन का सिद्धांत था तो उसमें ये क्या आ गया था कि श्रम को कैसे लोगों में विभाजित किया जाए और उन पर बाहर भी ना पड़े। तो उसमें क्या है, दुर्खिम ने जो तर्क दिया था कि केंद्रित बनावटों में बड़ी संख्या में लोगों के समुच्चय को जटिल श्रम विभाजन की आवश्यकता पड़ती है। जो मतलब बड़े बड़े जो कार्य चलाए जाते हैं उसमें श्रम को विभाजित कर दिया जाता है। तो जो डार्विन का सिद्धांत था, डार्विन के सिद्धांत का किस प्रकार प्रतिस्पर्धा ने प्रभुत्व और अधिष्ठता के पैटर्न को जन्म दिया, मानव परिस्थिति के विकास में योगदान किया। जो डार्विन का सिद्धांत था वो ये बता रहा था कि कैसे जो प्रतिस्पर्धा है, मतलब एक दूसरे से जो कंपटीशन है हम करते हैं कि हमारा एक दूसरे से ही कंपटीशन होता है कि इसके अच्छे मार्क्स आए हैं, हमारे नहीं आए हैं, जो भी है। पर ये नहीं है कि मार्क्स किसी के भी कम है या ज़्यादा है, इससे कोई मतलब नहीं है। पर एक कंपटीशन है जो आज की दुनिया में पाया जाता है। तो वो कह रहे हैं कि प्रभुत्व और अधीनता के पैटर्न को उसने जन्म दिया कि कैसे कैसे लोग जो है प्रभुत्व पे पहुँचे, ठीक है। तो ये उनका डार्विन के सिद्धांत का योगदान था। तो पार्क का तर्क था कि श्रम विभाजन के दुर्खिम के सिद्धांत के अनुरूप पार्क का क्या मानना था, पार्क का मानना था कि एक निर्दिष्ट क्षेत्र में जनसंख्या के कार्य में वृद्धि और उसके साथ ही परिवहन संचार के नेटवर्क के विस्तार के कारण प्रकारों का अधिकतम विशिष्टीकरण होता है। तो उनका मानना था कि जैसे एक जनसंख्या है उसके जैसे जैसे कार्य में वृद्धि होगी तो वैसे वैसे जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी लोग परिवहन भी खरीदेंगे, संचार के नेटवर्क भी बढ़ेंगे, लोगों आपस में मेल जोल भी होगा, नेटवर्क भी बढ़ेंगे उनके। तो ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे जनसंख्या का आकार बढ़ता जाता है वैसे वैसे परिवहन संचार के नेटवर्क भी बढ़ते जाते हैं। तो प्रकारों का अधिकतम विशिष्टीकरण होता है। तो प्रकारात्मक विभेदीकरण विभिन्न आर्थिक समूहों का नगरीय परिवहन के विभिन्न खंडों में वितरण करता है, इससे प्रतिस्पर्धा भी सुगम बनती है। तो जो प्रकारात्मक विभेदीकरण होता है मतलब हर चीज़ को फंक्शन मतलब कार्यों में बांट देना, तो उससे क्या होता है आर्थिक समूहों का नगरीय परिवहन के भिन्न खंडों में वितरण कर देता है। तो उसको अलग अलग खंडों में बांट दिया जाता है, इससे प्रतिस्पर्धा और भी सुगम बन जाती है। तो पार्क का तर्क है, अब कैसे बांट देते हैं कि अब देखो एक मैथ्स का है, ठीक है, पूरा डिपार्टमेंट, एक इंग्लिश का डिपार्टमेंट है, एक हिंदी का डिपार्टमेंट है। तो इसमें लोगों में प्रतिस्पर्धा कराई जाती है तो इनको खंडों में विकसित किया जाता है। तो पार्क का तर्क है कि व्यक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक संयोग के संबंधों और सामुदायिक संतुलन को जन्म देती है। संतुलन उस समय तक बना रहता है जब तक कि निम्न स्थिति उत्पन्न हो। तो पार्क का तर्क है कि व्यक्तियों के बीच जब प्रतिस्पर्धा की जाती है तो उससे सामुदायिक संतुलन भी जन्म लेता है और ये संतुलन उस समय तक बना रहता है जब तक ये परिस्थितियाँ उत्पन्न ना हो। ये अंदर से ही किसी हस्तक्षेप करने वाले कारक के प्रवेश के कारण बिगड़ जाए। अगर कोई अंदर से हस्तक्षेप कर रहा है मतलब बीच में आ रहा है तो उसके कारण भी प्रवेश बिगड़ सकता है, संतुलन बिगड़ सकता है। जीवन के इतिहास के सामान्य क्रम में संतुलन बिगड़ सकता है। इस प्रकार चक्रीय क्रम में भी समुदायों का विकास होता है। तो हमने ये सब देखा कि कैसे रॉबर्ट ई पार्क का मानव परिस्थिति था, दुर्खिम का सिद्धांत और डार्विन के सिद्धांत पे पार्क का क्या तर्क था, ठीक है। अब देख लेते हैं जीवन शैली के रूप में नगरवाद, लुई विर्थ का जो हमने पढ़ा था कि इसमें हम लुई विर्थ का भी पढ़ेंगे और मैकेंजी का भी पढ़ेंगे। तो अर्बेनिज्म एज अ लाइफस्टाइल लुई विर्थ के हिसाब से तो 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में नगर जीवन के सिद्धांतों पर शोध कार्य कर रहे समाजशास्त्रियों ने नगरीय पर्यावरण के अलगाव के पहलुओं पर बल दिया और इसे दूसरे शब्दों में कहें तो समुदाय और नगर जीवन के बीच विरोध पर जोर दिया। तो जब 20वीं शताब्दी का पूर्वार्ध था तब उसमें क्या थे, नगर के जीवन के जो सिद्धांत थे उस पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया, उसमें शोध कार्य किए गए, उसको समुदाय नगर जीवन के बीच विरोध पर जोर दिया गया। तो लुई विर्थ जो पहले थे जिन्होंने नगरवाद के सामाजिक पहलुओं पर बल दिया, तो उन्होंने बताया कि जी नगरवाद के जो सामाजिक पहलू थे उस पर उन्होंने बल दिया। उन्होंने सामाजिक क्रिया
और संगठन के रूपों को खोजने का प्रयास किया। उन्होंने सोचा कि जो लोग हैं आपस में जुड़ के रखते हैं, जैसे संगठन है आपस में जुड़ कर रहते हैं, सामाजिक क्रिया होती है उनके बीच में, तो उन्होंने उसका जो है रूप को खोजने का प्रयास किया। लुई विर्थ के सिद्धांत के अनुसार उनका विश्वास था कि किसी क्षेत्र में जितनी विशाल सघन और अधिक विषम जातीय आबादी होगी, लोगों की जीवन शैली उतनी अधिक नगरीय होगी। उनका कहना था कि जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा अधिक होगी वहाँ पर नगरीय जीवन शैली भी अधिक पाई जाएगी। जो नगरीकरण के उन्होंने मुख्य तत्व बताए जो कि निम्न है: आबादी का आकार, जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या विषम जाति था। उनका मानना था कि निम्न माहौल लोगों में अधिक समृद्ध जीवन के एक अवसर के रूप में मानने की अपेक्षा अलगाव पैदा करने वाले के रूप में देखने की प्रवृत्ति है। तो उनका मानना था कि जो कुछ ऐसे माहौल है जिनके कारण जो है समृद्ध जीवन के रूप में मतलब अलगाव पैदा कर देता है लोगों में आपस में, ठीक है। तो जो है नगर की विषम जातियाँ, बड़ा आकार, उच्च घनत्व, तो बड़ा आकार उच्च घनत्व पंथ निरपेक्ष जो होता है, इसकी वजह से जो है लोगों में अलगाव पैदा होने लगता है। धर्मनिरपेक्षता पे भी वीडियो है हमारी, पंथ निरपेक्षवाद पे भी। तो लुई विर्थ के अनुसार अत्यधिक घनत्व जो है की और प्राप्त रूप से अधिक मात्रा में विषम जाति के साथ मानववादी के स्थायी बसावट के रूप में नगर एक नई संस्कृति को जन्म देता है। तो उसका मानना है कि जैसे जैसे जो अत्यधिक घनत्व होता है, मतलब जैसे जैसे जनसंख्या ज़्यादा होती है, वो एक अलग ही मानववादी, अलग ही स्थायी बसावट को जन्म देता है, नई संस्कृति को जन्म देता है, जिसकी विशेषता निम्न होती है। नई संस्कृति में प्राथमिक से द्वितीयक संबंधों में संक्रमण, भूमि का पृथक्करण, गुमनामी, अलगाव, साधक संबंध, प्रत्येक सामाजिक नियंत्रण की कमी, परिवार के बंधनों का कमजोर पड़ना, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा, ये सब उसमें पाई जाती है विशेषताएं। उनका विचार है कि एक विशाल मानव बसावट अथवा नगरीय क्षेत्र का सामाजिक संगठन प्राथमिक संबंध पर आधारित जीवन शैली को मुश्किल कर देता है। उनका मानना ये होता है कि जैसे जैसे विशाल जो होता है मानव बसावट में पाया जाता है, नगरीय क्षेत्र का सामाजिक संगठन होता है, तो वो जो है जीवन शैली को मुश्किल कर देता है। भूमि का विखंडन हो जाता है, विभिन्न भूमिकाओं के बीच सीमित एकीकरण हो जाता है, जो एक प्रकार का अलगाव पैदा करने लगता है, ठीक है। भूमि का एकीकरण कर लेते हैं कि लोग कहते हैं कि हमारी भूमि है, तो उससे क्या होता है, अलगाव पैदा होने लग जाता है, ठीक है। जब वह नगरीकरण के मुख्य आधार के रूप में जनसंख्या घनत्व की बात करता है, तो वास्तव में उसका अभिप्राय सामाजिक घनत्व से होता है। तो जैसे जैसे हम नगरीकरण के मुख्य आधार की बात करते हैं, जैसे जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं, तो उसमें उसका अभिप्राय क्या है, सामाजिक घनत्व से, कि समाज का घनत्व कितना बढ़ रहा है। तो विर्थ ने ये कहा है कि इस विषम जातीयता का मतलब एक विषम जो जाति है उसका परिणाम यह हुआ है कि लोग विभिन्न पारिस्थितिकी की दृष्टि से खंडित क्षेत्रों, जातीय बस्ती, निर्धनता क्षेत्रों, मध्यवर्गीय समीपीय में समूह बनाकर रहने लगे। तो विषम जातीयता का ये हुआ कि लोग जो है अपनी अपनी जाति बनाकर अलग अलग जगह पर रहने लग गए, ठीक है। तो अब इसका हम देख लेते हैं पारिस्थितिकी प्रक्रिया जो है मैकेंजी की हमने देखनी है, ठीक है, वो देख लेते हैं कि मैकेंजी की पारिस्थितिकी प्रक्रिया क्या है। आपको मैंने पहले भी बोला था कि हम लुई विर्थ की भी पढ़ेंगे और पारिस्थितिकी प्रक्रिया मैकेंजी की भी पढ़ेंगे। हाँ, तो ये इकोलॉजिकल प्रोसेस है मैकेंजी का, ये देख लेते हैं। सामुदायिक परिवर्तन के सिद्धांत को सबसे अधिक स्पष्ट रूप से मैकेंजी ने निर्देशित किया। शिकागो विश्वविद्यालय में पार्क के सहयोगी थे, कौन थे, मैकेंजी जो है शिकागो विश्वविद्यालय में पार्क के सहयोगी पाए गए थे, और उन्होंने जो सामुदायिक परिवर्तन हुआ था उसके सिद्धांत को अधिक स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने की कोशिश की। तो नगरीय क्षेत्र के गतिशील प्रकृति पर ध्यान केंद्रित किया गया और परिवर्तनशील भूमि प्रयोग का समाजशास्त्र से सिद्धांत का विकास किया। जो नगरीय क्षेत्र में गतिशील प्रकृति थी, मतलब प्रकृति पर ध्यान उन्होंने केंद्रित करने की कोशिश की कि कैसे कैसे प्रकृति बढ़ती जा रही है, कैसे कैसे प्रकृति में विकास हो रहा है, नेचर जो है कैसे कैसे लोग पौधे लगा रहे हैं, कैसे कैसे मतलब नगरीय क्षेत्र में प्रकृति पर ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। तो पारिस्थितिकी की परिभाषा पर्यावरण के चयनात्मक विभाजक और संवेदनशील बलों द्वारा प्रभावित मनुष्यों के स्थानिक और कालिक संबंधों के अध्ययन के रूप में की। तो उन्होंने ये नहीं बोला कि पारिस्थितिकी की परिभाषा उन्होंने कैसे की कि कैसे हम पर्यावरण का चयन करते हैं, कैसे हम उसको बांटते हैं, कैसे हम पर्यावरण पर बहुत अधिक बल देते हैं, तो उस आधार पर उन्होंने पारिस्थितिकी की परिभाषा दी। तो उनका तर्क है कि मनुष्य के जो ये स्थानिक संबंध प्रतिस्पर्धा और चयन के परिणाम है। तो उन्होंने पहले बोला था डार्विन ने प्रतिस्पर्धा और चयन, तो इन्होंने भी क्या बोला है कि प्रतिस्पर्धा और चयन के ये परिणाम है। तो इस तत्व रूप में परिवर्तन की प्रक्रिया में है, क्योंकि नए कारक प्रतिस्पर्धी संबंधों में विधान डालने के लिए गतिशीलता को सुगम बनाने के प्रवेश करते रहते हैं कि जैसे जैसे प्रतिस्पर्धा बढ़ती है तो कुछ ना कुछ नए कारक जो है जन्म लेते रहते हैं, जो कि उसको सुगम भी बना सकते हैं या फिर उसमें विधान भी डाल सकते हैं। उन्होंने 7 पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को चिन्हित किया, जिसमें जनसंख्या स्थानांतरण, भूमि प्रयोग पैटर्न में परिवर्तन के भाव समाविष्ट है। तो उन्होंने
कई पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं में इनको बांटा, जो कि हमने पहले भी वीडियोस पे पूरी बनी है, इसको सारा हमने डिटेल में समझा हुआ है कि केंद्रण क्या होता है, विकेंद्रण क्या होता है, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, पृथक्करण, आक्रमण, अनुक्रमण। इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसमें हमने पहले ही वीडियो बना दी है, तो उसको उस पर उन्होंने बदल दिया। तो मैकेंजी जो है समुदायों को उनके कृत्यों के आधार पर 4 प्रकारों में उन्होंने बांटा मैकेंजी समुदायों को। कैसे? प्राथमिक सेवा समुदाय में, वाणिज्य में समुदाय में, औद्योगिक कस्बे में और निर्देशित आर्थिक आधार पर। ठीक है, आर्थिक आधार पर बांटा, औद्योगिक कस्बे में बांटा, वाणिज्यिक समुदाय में बांटा, प्राथमिक सेवा समुदाय में बांटा। तो उनका तर्क था कि किसी भी मानव समुदाय का कार्य इसकी उत्पादन क्षमता और इसके वितरण के साधन की कुशलता के द्वारा ही सीमित होता है। तो उनका मानना था कि किसी भी मानव समुदाय का आकार जो होता है उसकी उत्पादन क्षमता पर ही बल देता है। कि समुदाय, जैसे अगर किसी समुदाय में मतलब किसी एक ऐसी जाति रह रही है जिसका काम है कि वो बिजनेस करते हैं, तो उस हिसाब से उनकी नगरीय जीवन शैली भी होगी। लेकिन एक ऐसी जाति है जो कि स्लम में रह रही है, लेकिन वो मजदूर वो मजदूर का काम करते हैं, तो उनकी नगरीय जीवन शैली जो है उनसे आधुनिक जीवन शैली वालों से, जो बिजनेस वाले हुए उनसे पृथक पाई जाएगी। तो ये यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मानव समुदाय का आकार उसकी उत्पादन क्षमता पर निर्भर करता है। तो उनके अनुसार किसी विशेष प्रकार के समुदाय की प्रवृत्ति आकार में तब तक बढ़ने की होती है जब तक वो अपने चरम बिंदु पर नहीं पहुंच जाती। तो वो ये कोशिश करते हैं कि समुदाय तब तक बढ़ता रहता है जब तक वो चरम बिंदु पर नहीं पहुंच जाता कि हाँ यहाँ पर हमने अपना प्रोग्रेस प्राप्त कर ली है। तो समुदाय तब तक संतुलन में रहेगा जब तक कि कोई नया संतुलन तत्व को नहीं बिगाड़ देता है। एक समुदाय तब तक समुदाय में रहता है जब तक कोई नया तत्व ना आए, कोई नया इंसान, कोई चीज़ ना आए, कोई तत्व ना आए जो उस संतुलन को बिगाड़ दे। तो मैकेंजी ने आक्रमण अनुक्रम की संकल्पना को प्रयोग किया है। आक्रमण अनुक्रम की संकल्पना मैंने आपको उस वीडियो में बताई हुई है, तो इसको अब दोबारा नहीं पढ़ेंगे, तो अब इस वीडियो में जाके जरूर देखें क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1950 के दशक के बाद पारिस्थितिकी सिद्धांत का विकास का श्रेय डंकन और हावली के पारिस्थितिकी सिद्धांतों को जाता है। तो 1950 के दशक के बाद पारिस्थितिकी सिद्धांत का जो श्रेय है वो किसको जाता है? डंकन को और हावली को। तो टोलकर पार्सन्स के पारिस्थितिकी मॉडल जो संरचनात्मक प्रकारवाद से संबंध करता है, जो कि पारिस्थितिकी प्रणाली के 4 घटक तत्वों, पर्यावरण, जनसंख्या, प्रौद्योगिकी, सामाजिक संगठन की अंतःक्रिया की दृष्टि से सामाजिक प्रणाली के रूप में समुदाय के विनियमन और परिवर्तन का सिद्धांत है। तो हमने ये भी देखा कि बहुत सारे पारिस्थितिकी मॉडल आए हैं पहले, वो भी हमने देखे हैं, वो आप देख लेंगे। नगरीय मॉडल देखे हैं। तो उसमें क्या है, पारिस्थितिकी प्रणाली में उन्होंने 4 घटक में बांटा था, पर्यावरण में, जनसंख्या में, प्रौद्योगिकी में और सामाजिक संगठन में। तो उनको क्या कहना है कि जो सामाजिक प्रणाली के रूप में उन्होंने समुदायों को विनियमन और परिवर्तन का सिद्धांत भी है उसमें। तो उनका तर्क था कि पारिस्थितिकी का मुख्य सरोकार स्थान नहीं है, किंतु मानव जनसंख्या के प्रकारात्मक विविधीकरण और अनुकूलन पर जरूर फोकस होना चाहिए। उनका मानना था कि पारिस्थितिकी का मुख्य सरोकार स्थान नहीं है, पारिस्थितिकी का अपना कोई स्थान नहीं है, परंतु मानव जनसंख्या के प्रकारात्मक विविधीकरण और अनुकूलन पर हमें जरूर फोकस करना चाहिए। कैसे? जो मानव है वो नगरों को बांट रहा है, कैसे वो पर्यावरण से उसको जोड़ रखा है, कैसे उसने पारिस्थितिकी को उस पर जोड़ रखा है, उस पर हमें जरूर फोकस करना चाहिए। और सो आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए, और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। तो होप सो ये आपको टॉपिक क्लियर समझ आ गया होगा। इसको मैंने एक ही वीडियो में कवर कर दिया है, और ऑनलाइन क्लासेस के लिए सब कुछ आपको नीचे नंबर मिलेगा आपको, आप उस पर जाकर व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक भी मैंने आपको दिया हुआ है नोट्स के लिए, उस पर भी जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।